नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज हम क्लास 11 आईएससी बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले उपन्यास सारा आकाश का मंचन करेंगे। इस वीडियो तथा इसके बाद कई वीडियो में मैं सारा आकाश का संक्षिप्त वर्णन करूंगी, जिसमें पूरे उपन्यास के बारे में तथा उससे आने वाले प्रश्न और उत्तर दोनों के बारे में बताऊंगी। प्रश्न मैं इस वीडियो के अंत में 2 या 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगी, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में इस उपन्यास से संबंधित आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सारा आकाश उपन्यास में के पात्रों के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम सारा आकाश के उपन्यासकार का परिचय देते हैं। इसके उपन्यासकार का नाम है राजेंद्र यादव। दोस्तों, उपन्यास का मतलब होता है कहानी का वृहद और रोचक स्वरूप। उपन्यास ऐसी कथा वस्तु होती है जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण, कथोपकथन, घटनाओं के उद्देश्यपूर्ण, भावना प्रधान तथा कला से रंजित करके प्रस्तुत किया जाना। हिंदी में कई सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हुए, जैसा कि सब आप जानते ही हैं कि प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, शिवानी। उन्हीं में से एक हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव सारा आकाश के लेखक हैं। इनका जन्म आगरा के उत्तर प्रदेश में 28 अगस्त 1929 को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी आगरा में ही हुई। 1949 में इन्होंने बीए पास किया और 1951 में आगरा यूनिवर्सिटी में हिंदी में एमए किया। इनका पहला उपन्यास प्रेत बोलते हैं 1951 में प्रकाशित हुआ और फिर 1960 में सारा आकाश लिखा। 1969 में बसु चटर्जी फिल्म निर्माता एवं निर्देशक ने इस उपन्यास पर इसी नाम से फिल्म भी बनाई है। इसके बाद इन्होंने कई उपन्यास लिखे, जिसमें से हैं उल्टा, शह और मात। राजेंद्र यादव का देहांत 28 अक्टूबर 2013 को हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं सारा आकाश। दोस्तों, मैं सिर्फ सारा आकाश उपन्यास का सारांश पढ़ रही हूँ, ताकि आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए और पूरा उपन्यास आपको समझ आए। इसके कई भाग होंगे जिन्हें आप प्लेलिस्ट में प्ले कर सकते हैं एक के बाद एक। आज है भाग 1। बिना किसी ताल और लय के ढमाढम पीटती ढोलक और औरतों के गीतों के स्वर अचानक रुक गए। क्या हुआ? पूछते हुए सारी औरतें, बच्चे गली वाले जंगले और छज्जों पर से झांक कर देखने लगे। नीचे फाटक पर नाचते और ताली बजाते हिजड़े अय जियो रे लाला का जाप भूल करके ऊपर की ओर ताकने लगे। गली के पार ठीक हमारे घर के सामने वाले सांवल की बहू मिट्टी का तेल डालकर कोठरी में जलकर मर गई। किवाड़ तोड़ते तोड़ते लोग अंदर गए, लेकिन तब तक प्राण पखेरु उड़ गए। बड़ी चीख पुकार हुई और भाग दौड़ भी मची। लाख समर अपने को विश्वास दिलाता कि आज उसकी सुहागरात है, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो। देश को साहसी और कर्मठ युवकों की जरूरत है का नारे देने वाला यह युवक अब चौपाया हो गया है। समर एक कर्मठ कार्यकर्ता है। वह 2 हफ्तों से शाखा नहीं गया है और अपने साथियों से आग चुराता फिर रहा है। वह मंदिर की ओर जा रहा है, वहाँ बैठकर शांति का अनुभव करेगा। वह अपनी शादी के दृश्य को याद करता है। वह एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का दूसरा लड़का है। उसके संयुक्त परिवार में माता, पिता, विवाहित बड़ा भाई, 2 छोटे भाई और एक विवाहित बहन, जो ससुराल के अत्याचारों से पीड़ित होकर अपने मायके में रह रही है। वह एक लड़के से बचते हुए आगे बढ़ा। वह सोचता है कि कैसा बोझिला प्रारंभ है जिंदगी का। वह अभी इंटर में पढ़ रहा है और उसके मन के खिलाफ उसकी शादी भी कर दी गई। वह मन में सोचता है कि कहीं भाग जाऊं, ना जाने किसको मेरे गले बांध दिया है। बड़े भाई के विवाह को 8 साल हो गए। अम्मा और बाबूजी रोज़ यही मनौती मनाते हैं कि कब मेरी शादी हो जाए। उसने अपनी डायरी में लिखा कि वह इतनी जल्दी अपनी हिम्मत क्यों हार जाता है। सभी के जीवन में परीक्षा के क्षण आते हैं।
यह उसकी परीक्षा के ही क्षण हैं। राणा प्रताप और शिवाजी का रक्त उसकी धमनियों में है, उसे लजाना नहीं है। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं झुक ना जाऊं, कहीं हार ना जाऊं। कोई कहता है प्रभा, जो उसकी पत्नी है, 10वीं पास है। मैंने तो उसके हाथ के सिवा उसको कुछ देखा ही नहीं। जो भी हो, मुझे तो उससे कोई संबंध ही नहीं रखना है। भाभी कहती है कि चेहरे पर हल्के हल्के चेचक की झाई है। खैर जो भी हो, मुझे इन सब से क्या लेना देना। समर सोचता है कि वह अपनी नवविवाहिता पत्नी से एकदम बात शुरू नहीं करेगा और उसे समझाएगा कि वह पहले अपनी शिक्षा पूरी करना चाहता है। फिर अचानक वह सोचता है कि उसे इन सब बातों के मोहजाल में नहीं फंसना है। हल्के से धक्का देकर भाभी ने पीछे से किवाड़ बंद कर दिए और समर कमरे में आ गया। उस समय प्रभा जंगले से सिर रखे खड़ी थी, जैसे खड़ी खड़ी ही सो गई हो। थोड़ी देर बाद खड़े रहने के बाद वह पलंग पर बैठ गया। उस समय उसका दिल धड़क रहा था। वह दूसरों लड़कों की तरह नहीं है जो लड़कियों को ना जाने क्या समझते हैं। वह मन ही मन दोहराता रहा, नारी अंधकार है, नारी मोह है, नारी माया है। जिस समय टूल पर रखा पंखा अपनी झंझनाहट से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था, विवाह के अवसर पर बिजली पड़ोसी से उधार ले ली गई थी। समर के पलंग पर बैठते ही प्रभा ने सिर उठाकर देखा। इस तरह फिर सिर खिड़की पर टिका दिया और वह बुद्धू की तरह पंखे को देखता रहा। धीरे से पलंग पर आड़ा ही लेट गया। उसे आशंका हो रही थी कि वह उसकी कठोरता पर फूट फूट कर रो पड़े उठेगी और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध पूछेगी, पर ऐसा कुछ ना हुआ। और आधी रात बीत गई। उसे लगा कि वह आया ही क्यों। समर के घर वाले तो बिना पढ़े लिखे हैं और वह है मैट्रिक पास। वह सोचने लगा कि वह झुकेगा नहीं। प्रभा शायद यह सोच रही होगी कि वह आएगा और उसे मनाकर पलंग पर बिठाएगा। तभी पहली बार समर को ध्यान आया कि उसकी अशिष्टता पर गया कि उसके आने पर उसने नमस्कार और प्रणाम कुछ नहीं किया। समर को इससे अपना अपमान लगा। तभी उसके मन में भाव आया कि जब वह चलेगा तो उसका हाथ या कुर्ते का छोर पकड़ लेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। समर ने किवाड़ खोले तो उसने सिर उठाकर देखा, लेकिन रुका नहीं। वह सीढ़ियाँ चढ़कर खुली छत पर आ गया। चांदनी छिटक रही थी। अब देखना है कि वह इस अपमान का बदला किस प्रकार चुकाता है। इसी दिमागी उठक पटक में उसकी आंखें बुरी तरह डबडबाईं। पता नहीं किस तरह इस लड़की को उसके गले मड़ दिया। कैसे चलेगी जिंदगी। अपने मन की गहराई में सोचता हुआ वह अभी उठे बिना ही किसी से कहे सुना वह बीमार बाहर निकल गया। कहीं चला जाएगा, कलकत्ता, बम्बई या हरिद्वार। अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रभा के बारे में समर के क्या विचार थे और वह उसे क्या समझाना चाहता है। प्रभा समर की पत्नी है और समर ने अभी तक उसने प्रभा को नहीं देखा और ना ही उससे बात की। स्वाभाविकता से तो पति अपनी नवविवाहिता को देखने और उससे बात करने को ललायत रहता है, लेकिन यहाँ समर के साथ उल्टा ही हो रहा है। वह पहले से ही सोच रहा है कि वह अपनी पत्नी की रंगीनियाँ और झंझट में नहीं फंसेगा। उसने सोच रखा है कि यह उसके बनने का समय है, यह उसका निर्माण काल है। उसने सुना है कि प्रभा 10वीं पास है, किंतु समर ने उसके हाथ के सिवाय कुछ नहीं देखा। भांवरों पर वह आगे चल रही थी तो उसने देखा कि उसके पैरों पर महावर लगे हुए हैं। उसे लग रहा था कम से कम उसे एक बार चेहरा तो देख लेना चाहिए, लेकिन उसकी भाभी ने बताया कि उसके चेहरे पर चेचक की हल्की हल्की झाई है। आज उसकी सुहागरात है और वह घर से बाहर है, क्योंकि उसने पहले से ही सोच के रखा है कि वह प्रभा से कोई संबंध भी नहीं रखना है, और यदि बात करनी ही पड़ी तो वह मतलब की ही 1-2 बातें करेगा। अब तक तो दबाव में कहने पर उसने शादी कर ली, यही बहुत है। उसका काम बस पढ़ना है और उसका मन चाहता है कि खूब परिश्रम करके शिक्षा पूरी करे, फिर वह घर गृहस्थी देखेगा। तब तक प्रभा कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, यह वह नहीं देखना चाहता। सब घर वाले देखेंगे जिन्होंने उसकी शादी करवाई। किसी ने समर से कहा कि बहू बहुत समझदार है। समझदार है तो अच्छी बात है, वह अपना काम करे और उसको अपना काम करने दे। समर सोचने लगा कि अगर प्रभा समझदार है, वह भी समझदार है, तो वह प्रभा को समझाएगा। माँ बाप जैसे भी हों या जो भी करें, उन्होंने कर दिया, लेकिन जीवन तो अब उन्हें देखना है। इसलिए सबसे पहले
अपनी शिक्षा को वो पूरी करेगा। यदि यह सब सुनकर वह रोने लगी तो भी वह अपनी बात पर अडिग रहेगा, जैसे भगवान बुद्ध को उनकी पत्नी यशोधरा का सौंदर्य बांधकर नहीं रख पाया। गोपियों के प्यार ने भगवान कृष्ण को योगीराज बनने से नहीं रोका। पत्नी पति के कार्यों में बाधा नहीं बनती, पर कुछ अशिक्षित या संस्कारहीन पत्नियां कभी कभी अपनी अल्प बुद्धि या स्वार्थ के कारण पति के मार्ग में बाधा बन जाती हैं। लेकिन सर्वथा ऐसा नहीं होता। वह प्रभा को यही बताएगा कि वह उसे पढ़ने दे। समर सोचता है कि वह हृदय से बहुत कमज़ोर है। तब तक उपेक्षा उसका अस्त्र है और उदासीनता उसकी ढाल। आंसू और वासना के दलदल में पांव जमाकर उसे चलना है। यही सब बातें समर प्रभा को समझाना चाहता है और उसके बारे में यह विचार रखता है कि शायद वह 10वीं पास है तो वो समर के विचारों को समझ पाएगी।